पाकिस्तान ने इससे पहले भी बहुत छोटा मिडल पार होने के बावजूद जो बहुत अहम रोल प्ले किया, वो भी अमेरिका के हिसाब से। जी। और आपको पता है कि अमेरिका और चाइना की ओपनिंग जो है हेनरी किसिंजर की होते हुए दुनिया से सीक्रेट रखे, वो भी पाकिस्तान ने प्रोवाइड की थी, और वो आज तक अमेरिकन जो है उसको याद करते हैं। उसके साथ साथ पिछले दिनों आपने देखा कि पाकिस्तान के अमेरिका के ताल्लुकात थे, तो एक अफगान टेररिस्ट जो था, जो काबुल के अंदर बॉम्बिंग में इन्वॉल्व था, वो पाकिस्तान ने उसको पकड़ा हुआ था, तो पाकिस्तान ने उसको अमेरिकन के हवाले किया। तो डोनाल्ड ट्रंप बड़ा उसके शुक्रगुजार भी थे, और उसने इस चीज को अपनी कांग्रेस के एड्रेस में भी मेंशन किया। तो मेरा कहने का मतलब है कि पाकिस्तान एक मिडिल पार होने के बावजूद ऐसे ऐसे काम करता रहा है दुनिया के अमन के लिए, क्योंकि किसी दहशतगर्द को उसके अंजाम तक पहुंचाना ये भी एक अमन की निशानी है। और फिर पाकिस्तान, आपको पता है, अफगानिस्तान के हवाले से भी बारहा ये कहता रहा है कि जी आपकी सरजमीन से हमारे अंदर दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज हम रिस्पॉन्ड करेंगे, वी वांट टू हैव अ डिप्लोमेटिक रिलेशन विद यू। और दुनिया की बाकी ताकतों के साथ भी पाकिस्तान ने किया। और आज आपको पता है एक बहुत अहम दिन इसलिए है कि जब जेडी वैंस, अभी आपने जैसे दिखाया कि वो रवाना हो चुके हैं, तो जो वो पाकिस्तान आएंगे तो पाकिस्तान के F-16 की निगरानी में और उनकी प्रोटेक्शन में इंशाल्लाह वो पाकिस्तान उनको जहां से वो F-16 स्कॉट करेंगे, वो भी डिसाइड हो चुका है। और उसके साथ साथ जब ईरानी वक्त आएगा तो पाकिस्तान के वैक्स जो है वो फ्लाई कर रहे होंगे, उनको अपना प्रोटेक्शन और एक एयर शील्ड प्रोवाइड करने के लिए। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी जो है वो सिर्फ जमीन पे या इस्लामाबाद की सरजमीन पे नहीं है। पाकिस्तान की डिप्लोमेसी इस वक्त चली गई है हवाओं में, इट इज फ्लाइंग इन द एयर। और वहां पे जो चीजें उस हवा में जो डिप्लोमेसी का राज है वो अनप्रेसिडेंटेड है। और उसके जरिए आपने देखा, जैसे जेडी वैंस ने कहा कि हमें प्राइम मिनिस्टर, अपने प्रेसिडेंट ने इंस्ट्रक्शन दी हैं, इसी तरह ईरान की भी जो डेलीगेशन है उनके पास इंस्ट्रक्शन होगी। इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ये जो चीजें हो रही हैं इस्लामाबाद के तो अंदर हो रही हैं, मेरी नजर में इसकी इम्पोर्टेंस सबसे बड़ी ये है कि इससे पहले जब भी मिडल ईस्ट के अंदर कोई फैसले किए जाते थे मिडल ईस्ट के बारे में, तो वो तमाम के तमाम जो है वेस्टर्न कंट्रीज में हो रहे होते थे। कोई पेरिस एग्रीमेंट था, कोई सिस्को एग्रीमेंट था, कोई अब्राहम अकॉर्ड था। लेकिन आज जो फैसले हो रहे हैं ये आने वाले दिनों में, जैसे शादिया साहिबा ने कहा कि इसमें इकोनॉमी भी इन्वॉल्व है, उसके अंदर सबसे बड़ी याद है इसके अंदर कॉमन आदमी की इकोनॉमी इन्वॉल्व है, क्योंकि जितनी भी चीजें हैं उसका बहुत इफेक्ट एक आम आदमी को हो रहा है। जब एनर्जी हर एक की जरूरत है, तो इसके मुताबिक जो भी फैसले होंगे, अब ये तो हम नहीं कह सकते क्या फैसले होंगे, क्योंकि दोनों पार्टियों की मैक्सिमस पोजीशन है, और मैक्सिमाइज पोजीशन जब होती है तो उसके बाद बहुत डेलिब्रेट करना पड़ता है। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट आया, जो उसकी स्टेटमेंट है, उसमें वो 10 पॉइंट ईरान के, जिसको वो पहले नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे, उसको उन्होंने एक्सेप्ट करके कहा कि these points provide a workable solution। तो वर्केबल सोल्यूशन वो होता है जिसके ऊपर आप डायलेट कर सकते हैं, जिसको आप डिस्कस कर सकते हैं, और जिसको लेके आप आगे चल सकते हैं। अब जहां तक लेबनान का मामला है, तो ये याद रखिएगा, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा, इसके अंदर दो स्पॉइलर हैं बहुत बड़े। एक स्पॉइलर है इसने एग्रीमेंट का इजहार किया इन मुज़ाकरात के ऊपर। दूसरी बात यह है कि हमारे हमसाए में जो बैठा हुआ है दुश्मन, वो भी एक बहुत बड़ा स्पॉइलर है। और आपको पता है कि जेडी वैंस जो है अपनी ससुराल के हमसाए में आ रहे हैं, यानी हमारे पास आ रहे हैं, तो उनका ससुराल भी कोई इस किस्म की बात कर सकता है। ससुराल भी बहुत परेशान है ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान के अंदर मुज़ाकरात हो रहे हैं, ताकि अटेंशन जो है वो डिवाइड करने की कोशिश। और तीसरी चीज है इजराइल का जो जिक्र किया, तो उसमें अगर इजराइल ने लेबनान पे हमले जारी रखे तो याद रखिएगा हिजबुल्लाह नहीं रुकेगा, और ईरान हिजबुल्लाह को सपोर्ट करेगा, और ईरान को हिजबुल्लाह को सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज हिजबुल्लाह इज बेसिकली अ रेजिस्टेंस फोर्स। ब्रिगेडियर साहब, जैसा कि पहले आप बात कर रहे थे भारत के हवाले से, तो पाकिस्तान का ये किरदार अदा करना, इस पर भारत में बहुत चीखें निकल रही हैं सबकी, उनके अपने वज़रा भी चीख रहे हैं कि पाकिस्तान इस सब में कहाँ से आ गया, डोनाल्ड ट्रंप तो फ्रेंड हमारा था। तो आप क्या समझते हैं, और कि ये जो फ्रेंडशिप थी वो सिर्फ बातों की हद तक थी, मतलब जब बड़े फैसले करवाने हैं तो पाकिस्तान आ गया, क्योंकि उन्होंने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की हुई थी कि पाकिस्तान को हम पूरी दुनिया में तनहा कर देंगे। बात ये होती है कि बाद दफा आपको कुछ रिस्क मोल लेने पड़ते हैं, एडवेंचर्स करने पड़ते हैं, और जो फॉरेन पॉलिसी के जो डोमिनेंट्स हैं या फॉरेन पॉलिसी के जो प्रॉपर्टीज होते हैं, उसके अंदर एक चीज इस्तेमाल होती है कि आप हर मुल्क के साथ, वो एक फ्रेज होता है कि कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट के जरिए आप आगे चले।
अब वो कंस्ट्रक्टिंग एंगेजमेंट के साथ आपकी इंटेंशन बड़ी काउंट होती है। इस वक्त पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान ने ये एंगेजमेंट ही है जो ईरान से भी रखी, जो सऊदी अरब से भी रखी और जो अमेरिका से भी रखी। और आपने अपने और चाइना से आपको पता है वी आर एजेस ओल्ड फ्रेंड, और उसके साथ साथ रशिया के साथ भी पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो एक बेहतर नहज पे जा रहे हैं। अब इस तमाम चीजों में जब आपकी कनेक्टिविटी नजर आई, उसके बाद जो पाकिस्तान हमें असल में, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं और मैं ये समझता हूं, ये मेरा बिलीफ है कि हमें उसने ऑपरेशन संदूर किया और पाकिस्तान को ये मौका प्रोवाइड किया कि पाकिस्तान अपनी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है और जो पाकिस्तान ने हथियार बनाए हैं या पाकिस्तान ने जो जहाज चाइना के साथ मिलकर लगाया है, JF-17 थंडर और BVLR मिसाइल और बाकी चीजें, फतह 1, फतह 2, फतह 3, ये पाकिस्तान लाइव टारगेट पे टेस्ट कर ले। बिकॉज अदरवाइज तो जमाने अमन में जो आपके वेपन्स होते हैं वो रेंजेस पे टेस्ट होते हैं ना, जो डॉर्मेंट टारगेट होते हैं। तो पाकिस्तान ने वो लाइव टारगेट पे जब टेस्टिंग की और आपने जब उड़ाया ब्रह्मोस की साइट को और आपने जब उड़ाया S-400 को, जैम कर दिया उनका साइबर सिस्टम। इसीलिए अपना एयरफोर्स के जो अपना स्पोक पर्सन थे जो ब्रीफिंग कर रहे थे एयर मार्शल औरंगजेब, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने एक मल्टी डोमेन ऑपरेशन किया। और याद रखिएगा वो मल्टी डोमेन ऑपरेशन जो है, और जिस तरह पाकिस्तान एयरफोर्स ने 150 जहाजों को फेस किया था, वो पाकिस्तान, वो जो PF वॉर कॉलेजेस है ना, और जो हमारी जहाँ पे तालीम होती है स्टाफ कॉलेज में, वहाँ यह केस स्टडी के तौर पे बाहर के मुल्कों में पढ़ाया जाएगा। तो वहाँ पाकिस्तान ने जो अपनी रेलेवेंस और मिलिट्री पावर के जरिए जो अपनी डिप्लोमेटिक प्रेजेंस और डिप्लोमेटिक जो स्ट्रेंथ है वो साबित की, उसको दुनिया ने बाय किया। और पाकिस्तान उसके पीछे नहीं बैठा कि जी अब ये तो हो गया तो चलो इसको छोड़ दो। पाकिस्तान ने उसको कैश करवाया और उसके लिए और रिस्क लिए। तो आज जो ये अपना मुज़ाकरात हो रहे हैं ये बहुत रिस्क प्रोन भी हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि भारत जो है वो उसकी कांस्टेंट ये कोशिश है, और उसने 2 फ्लैग अपना फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए। अभी उन्होंने इस टाइम फ्रेमवर्क में उन्होंने कश्मीर के अंदर अहमदाबाद, अपना अहमदपुर, पुणे, श्रीनगर एयरफील्ड, इनको बंद कर दिया सिविल ट्रैफिक के लिए। और जो उन्होंने उसका जो रनवे खोला है वो सिर्फ रनवे है वो जो इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल करेगी। तो वो उनकी तरफ से आप किसी चीज की भी तवक्को कर सकती हैं कि उनके जो एक अपोजिशन के लीडर पवन खेर, उन्होंने बता दिया भारत का रोल। उन्होंने जयशंकर ने पाकिस्तान के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल किया था ना, वो उन्होंने कहा कि जी भारत भी यही काम करता रहा। जाके अपना जब आप गए थे यूक्रेन में वॉर लड़ाने, तो उसमें तो आप भी तो दलाल बन के गए थे ना। तो उनको ये पाकिस्तान का रोल तो पसंद नहीं आएगा। इसीलिए वहां पे आप मीडिया को देखें कि वो इस चीज को लेके कह रहे हैं कि जी ये ड्राफ्ट किसका था, ये कहाँ से आया, ये किसने किया, बगैर जब तक आप फॉरेन पॉलिसी की एंगेजमेंट को नहीं समझेंगे कि जिस मुल्क में जंग हो रही होती है या जो मुल्क बातचीत करना चाहता है वो अपना ड्राफ्ट देता है उसको जो सुलह करा रहा होता है, और फिर उसके बाद दूसरी पार्टी भी देती है उसको, फिर जो मुल्क सुलह करा रहा होता है वो रिलीज कर देता है। तो ये चीजें जो प्रोपेगेंडा के तौर पे की जा रही हैं, ये भारत तो इस चीज में बात नहीं आएगा। और जिस तरह लेकिन पाकिस्तान ने जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए हैं, हम जो एयर डिफेंस अरेंजमेंट्स किए हैं, और जो माशाल्लाह हमारी एयरफोर्स की कैपेबिलिटी है, और बॉर्डर के ऊपर इस वक्त हमारी जो ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर हमारी फौज जो है इस तरह जितनी यूनिट्स हैं वो स्टैंड टू हैं। तो वी आर रेडी टू टेक एनी चैलेंज। ठीक, उस्मान साहब आपकी जानिब आऊंगी। जी ब्रिगेड साहब, आपका पॉइंट आ गया।